एक बार पुनः आप सभी लोगों का सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड जीएस की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। आप सभी को पता है उत्तराखंड स्टेट एग्ज़ाम जो भी हैं, उत्तराखंड पीसीएस से लेकर के ग्रुप सी तक के सभी एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उत्तराखंड का जीएस होता है। तो आज से हम उत्तराखंड का जीएस की क्लासेस शुरू करेंगे। सबसे पहली क्लास में हम थोड़ा सा उत्तराखंड के संक्षिप्त इतिहास के बारे में जानेंगे। आज के इस क्लास में हम केवल और केवल थोड़ा सा बात करेंगे कि उत्तराखंड शुरू कहाँ से हुआ था और किस प्रकार से उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ है। तो वो एक संक्षिप्त इतिहास हम पढ़ेंगे। उसके बाद दोबारा हम डिटेल से उसी हिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो आज बात करेंगे संक्षिप्त इतिहास की। उत्तराखंड का इतिहास शुरू होता कहाँ से है? अगर हम इस चीज़ को देखें, कई बार एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि उत्तराखंड का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ पे मिला है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारा जो सबसे पुराना ग्रंथ है वो ग्रंथ कहलाता है ऋग्वेद। हमारा सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद है। और अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड का सबसे पहला वर्णन भी ऋग्वेद में ही प्राप्त हो जाता है। यानी अगर हम बात करें कि उत्तराखंड कब से किस समय से यहाँ पे निवासी निवास कर रहे थे, तो शुरुआत में ही जब हमारा ऋग्वेदिक पीरियड था उस समय से ही हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। ऋग्वेद की अगर हम बात करें, ऋग्वेद में उत्तराखंड के 100 गढ़ों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में बताया गया है कि ये जो क्षेत्र अभी उत्तराखंड है, यहाँ पे 100 गढ़ थे जो कि एक असुर राजा संबर से संबंधित थे। राजा संबर के यहाँ पे 100 गढ़ थे। आपको पता भी है कि उत्तराखंड में बाद में जब यहाँ पे उत्खनन का कार्य किया गया तो 52 गढ़ मिले हैं। तो गढ़वाल क्षेत्र में जो 52 गढ़ मिले हैं, वहाँ से भी थोड़ा सा बात प्रमाणित होती है कि ऋग्वेद में जो लिखा गया है, क्या पता वो सही हो कि इस समय काल में यहाँ पे 100 गढ़ थे। इसके साथ ही ऋग्वेद में उत्तराखंड का जो वर्णन है वो एक पवित्र क्षेत्र के रूप में मिला है। पवित्र क्षेत्र के रूप में मिला है। इसे जो है मनीषियों की भूमि कहा गया है। मनीषियों की भूमि या पवित्र भूमि इसे कहा गया है। बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि ये जो क्षेत्र है ये आर्यों का मूल निवास स्थान भी था। आर्यों का मूल निवास स्थान इसे माना जाता है, जिसके कुछ प्रमाण हैं। प्रमाण क्या है? ऋग्वेदिक पीरियड में अगर हम देखें तो सबसे जो पवित्र नदी थी वो पवित्र नदी मानी जाती थी सरस्वती। ऋग्वेदिक पीरियड की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। और वैज्ञानिकों का एक वर्ग ये मानता है कि ये जो सरस्वती नदी है आज की वर्तमान की अलकनंदा है, जो कि बद्रीनाथ क्षेत्र से बहती है। तो सरस्वती नदी वर्तमान की अलकनंदा है। और आज भी अगर आप देखें तो अलकनंदा की जो शीर्ष धारा है, माणा गांव के आसपास वाली धारा, उसको आज भी सरस्वती कहा जाता है। तो इसी कारण से वैज्ञानिकों का एक वर्ग मानता है आर्यों का मूल निवास स्थान ये था। एक प्रमाण ये है। इसके अलावा प्रमाण क्या है? बद्रीनाथ में या बद्रीनाथ के समीप अगर देखेंगे आप, ब्यास गुफा, मुचकुंद गुफा, गणेश गुफा, इस प्रकार की वहाँ बहुत सारी 7 से 8 गुफाएं हैं। और माना गया है कि ये ब्यास गुफा, मुचकुंद गुफा, गणेश गुफा, इन्हीं गुफाओं में जो है हमारा जो ऋग्वेद है और जो हमारे बाकी ऐतिहासिक सामग्री है, जो लिटरेचर है, जो लेटर वैदिक पीरियड का लिटरेचर है, पुराण हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, उन सब की रचना जो है यहीं पे इन्हीं गुफाओं के अंदर की गई है। तो ऋग्वेद में सबसे पुराना वर्णन हमारा है। अगर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड का सबसे पहला वर्णन कहाँ मिलता है, तो वो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में किस नाम से जाना गया है? मनीषियों की भूमि या पवित्र भूमि के नाम से। वैज्ञानिकों का एक वर्ग मान रहा है सरस्वती अलकनंदा बद्रीनाथ के समीप ये गुफाएं, यहाँ से प्रमाण मिल रहा है। इतिहासकारों का एक वर्ग मान रहा है कि ये आर्यों का मूल निवास स्थान था। इसके अतिरिक्त लेटर वैदिक पीरियड के जो लिटरेचर हैं उसमें अगर हम देखें तो स्कंद पुराण,
सबसे इम्पॉर्टेंट जो जिक्र उत्तराखंड का मिला है वो स्कंद पुराण में मिला है। और स्कंद पुराण में अगर आप देखें, स्कंद पुराण के 5 अलग अलग खंड हैं। पहला खंड है नेपाल खंड, दूसरा खंड है जालंधर, तीसरा खंड है कश्मीर, चौथा खंड है केदार और 5वां खंड है मानस खंड। अब आप देखें स्कंद पुराण के जो ये 5 खंड है, नेपाल खंड ये संबंधित है नेपाल वाला जो क्षेत्र है वहाँ से, जालंधर खंड पंजाब वाले क्षेत्र से संबंधित है, कश्मीर वाले खंड में वर्णन किया गया है जो आधुनिक कश्मीर है उस क्षेत्र का। लेकिन केदार खंड और मानस खंड ये दोनों उत्तराखंड से संबंधित है। केदार खंड की अगर मैं बात करूं तो केदार खंड का जो संबंध है वो है उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से, यानी पूरा के पूरा केदार खंड में गढ़वाल क्षेत्र का पूरा विस्तृत वर्णन किया गया है। और मानस खंड की अगर मैं बात करूं तो मानस खंड जो क्षेत्र है वो है कुमाऊं से संबंधित। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं कि स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो वो है केदार खंड। कुमाऊं को किस नाम से जाना जाता है, मानस खंड। अगर हम केदार खंड की बात करें तो केदार खंड में स्पष्टता लिखा है कि जो केदार खंड यानी गढ़वाल क्षेत्र की जो सीमा थी वो मायापुर पुराना नाम है हरिद्वार का, यानी मायापुर का भी जो नाम है हरिद्वार, और गढ़वाल की सीमा मायापुर से लेकर के उत्तर में अगर हम दक्षिण में अगर हम देखें तो मायापुर, और उत्तर में अगर हम देखें तो हिमालय तथा तमसा से नंदा देवी। केदारखंड में गढ़वाल क्षेत्र की जो सीमा बताई गई है वो मायापुर हरिद्वार से लेकर के हिमालय तक का क्षेत्र, और पूर्व में नंदा देवी से लेकर के पश्चिम में तमसा को आज हम जानते हैं टोंस नदी जो आज भी उत्तराखंड की प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो नंदा देवी से लेकर के टोंस नदी तक के क्षेत्र को गढ़वाल क्षेत्र कहा गया था। गढ़वाल का जो वर्णन किया गया है उसके अनुसार ये क्षेत्र गढ़वाल का था। कुमाऊं क्षेत्र की सीमा इसके बाद नंदा देवी से लेकर के करनाली नदी घाटी तक, करनाली नदी घाटी आज के समय में हम जानते हैं काली नदी के नाम से, तो नंदा देवी से करनाली नदी घाटी यानी काली नदी तक का जो क्षेत्र था वो क्षेत्र कहलाता था मानस खंड के अनुसार कुमाऊं। इसके अलावा ये जो दोनों क्षेत्र हैं गढ़वाल और कुमाऊं, इन बधान नंदा देवी पर्वत श्रेणी आज भी और उस समय भी वर्णित किया गया है कि इन दोनों की विभाजन रेखा है। यानी अगर गढ़वाल और कुमाऊं में हम बात करें विभाजन रेखा कौन सी है तो नॉर्मली हम कहते हैं नंदा पर्वत के पश्चिम में गढ़वाल क्षेत्र है जबकि पूर्व में कुमाऊं क्षेत्र है। लेकिन अगर पर्टिकुलरली पूछा जाए नंदा पर्वत श्रेणी कौन सी तो बधान नंदा पर्वत श्रेणी है, बधान नंदा देवी पर्वत श्रेणी है जो गढ़वाल और कुमाऊं को अलग अलग करती है। तो हमने देखा पहला हमारा वर्णन ऋग्वेद में, दूसरा स्कंद पुराण में केदारखंड और मानस खंड के नाम से गढ़वाल कुमाऊं का जो है को वर्णित किया गया है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें रामायण में भी उत्तराखंड का वर्णन किया गया है। जगह जगह पे आप देखते हैं ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला हो गया, राम झूला हो गया, किससे संबंधित है, उनके जो नाम पड़े हैं वो रामायण में जो भगवान श्री राम थे, लक्ष्मण थे, सीता माता थी, उनके ही अनुसार जो है वो उन क्षेत्रों का नाम पड़ा है। रामायण में एक और वर्णन मिलता है जब भगवान राम वनवास के लिए जाते हैं, राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है और उनके जो गुरु वशिष्ठ थे अपनी पत्नी अरुंधति के साथ इस क्षेत्र में आकर निवास करने लगते हैं और विसोन नामक पर्वत पे आकर के निवास और तपस्या करने लगते हैं। हिमदाऊ क्षेत्र बताया गया है जहाँ पे रामायण में लिखा है कि हिमदाऊ क्षेत्र के विसोन नामक पर्वत पर वशिष्ठ व उनकी पत्नी जाकर के तपस्या करते हैं। अगर हम आधुनिक उसमें देखें तो हिमदाऊ क्षेत्र आज की डेट में जाना जाता है हिंदाऊ के नाम से, और हिंदाऊ एक पट्टी है टिहरी गढ़वाल की। यहीं पे इस हिंदाऊ पट्टी में ही विसोन पर्वत है जहाँ पे वशिष्ठ गुफा
वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड स्थित है। वशिष्ठ गुफा कहाँ है, फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है और ये बहुत डाउटेबल क्वेश्चन भी बच्चों के बीच में रहता है, तो कोई डाउट ना करें। विसोन नामक पर्वत पे वशिष्ठ गुफा है, वशिष्ठ कुंड है। और कहाँ है, हिंदाऊ पट्टी, कहाँ, टिहरी गढ़वाल की। तो हिंदाऊ में हिंदाऊ का वर्णन हिमदाऊ क्षेत्र के नाम से जो है रामायण में किया गया है। इसके अलावा रामायण के अनुसार जो है देवप्रयाग में भगवान श्री राम ने, जबकि ऋषिकेश में श्री लक्ष्मण जी ने जो है तपस्या की थी। देवप्रयाग की ही एक पट्टी है शीतोष्ण्यु, देवप्रयाग की एक पट्टी है शीतोष्ण्यु। माना गया है कि इस पट्टी में ही जो है सीता मैया पृथ्वी में समाई थी। आपने रामायण की कथा सुनी होगी, अंत में सीता मैया पृथ्वी में समाती है, तो वो क्षेत्र माना गया है देवप्रयाग की शीतोष्ण्यु पट्टी। और यही के कारण है कि हर साल मंसार में जो है प्रतिवर्ष यहाँ पे सती मेले का आयोजन किया जाता है। ये हम आगे अभी डिटेल से पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपने देखा ऋग्वेद में, स्कंद पुराण में, रामायण में, इसके बाद एक और बड़ा ग्रंथ हमारा महाभारत। महाभारत में भी इस क्षेत्र का जो है पूरा वर्णन किया गया है। महाभारत का एक पर्व है, वो है वन पर्व। वन पर्व को अगर हम देखें तो वन पर्व में वो वाला खंड आता है जब पांडव जो है वनवास के लिए जाते हैं। और जब पांडव वनवास के लिए जाते हैं तो वो उत्तराखंड वाले क्षेत्र में ही वनवास के समय में निवास करते हैं, अपना अज्ञातवास भी वो यहीं बिताते हैं। तो महाभारत के वन पर्व में तो माया क्षेत्र यानी हरिद्वार से लेकर के भृंगतुंग, भृंगतुंग पुराना नाम माना गया है केदारनाथ का। तो महाभारत के वन पर्व में माया क्षेत्र हरिद्वार से लेकर के भृंगतुंग यानी केदारनाथ तक के रास्ते का स्पष्ट वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से पांडव गए, उन्हें कहाँ कहाँ कौन कौन से निवासी मिले और किस किस के वो अतिथि बने। इसके अलावा महाभारत में अलग अलग जातियों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। अलग अलग जातियों में महाभारत में कि सबसे इम्पॉर्टेंट जाति जो यहाँ पे निवास करती थी किरात, और किरातों का राजा माना गया था शिव। भगवान शिव किरातों के राजा थे। और अर्जुन और भगवान शिव के बीच जो युद्ध होता है जो किरात रूप में, तो किरातों के वर्णन किया गया है, किरातों के राजा के साथ अर्जुन का युद्ध हुआ था। तो यानी किरात जो जाति है उसकी जानकारी भी हमें कहाँ से मिल रही है, महाभारत के वन पर्व से। तो अगेन महाभारत में भी यहाँ पे महाभारत का में भी इस क्षेत्र का वर्णन है। इसके अलावा अगर हम बात करें बौद्ध ग्रंथों में, तो बौद्ध ग्रंथों में भी उत्तराखंड क्षेत्र को हिमवंत नाम से, बौद्ध ग्रंथ में हिमवंत नाम यहाँ पे उल्लेखित किया गया है उत्तराखंड के इस क्षेत्र के लिए। तो अनेक धार्मिक ग्रंथों में जो है उत्तराखंड के क्षेत्र का वर्णन मिलता है। यहाँ से हमें ये पता चलता है स्पष्टतः कि बहुत पुराने समय से ही, यानी जब सभ्यता आरंभ हो रही थी तभी से उत्तराखंड के इस क्षेत्र में लोग निवास कर रहे थे। यहाँ पे तब भी संस्कृति थी। अब बात कर रहे हैं उत्तराखंड के आदिम निवासी। उत्तराखंड के आदिम निवासी का अर्थ है कि कौन से लोग थे जो उत्तराखंड में बहुत पुराने समय पे रह रहे थे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस चीज़ की जानकारी हमें कहाँ से मिल रही है, हमारे जो अनेक धार्मिक ग्रंथ है वहाँ से पता चल रहा है। तो मूल निवासियों की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि इतिहासकारों का एक वर्ग मान रहा है कि आर्यंस जो थे, जो धीरे धीरे बाद में जो है भारत के पूरे क्षेत्र में फैले, उनकी जो मूल भूमि है यानी उनकी शुरुआत हुई थी वो जो है उत्तराखंड के ही क्षेत्र से हुई थी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आर्यंस की थ्योरी क्या है वो मैं आपको जब हम विस्तृत इतिहास पढ़ेंगे वहाँ पे पूरी जानकारी दूंगा। आर्यों के अलावा अगर हम बात करें खस, किरात, तंगण क्षेत्र भी, उत्तराखंड क्षेत्र को तंगण क्षेत्र भी कहा जाता है। क्यों? इसके कारण क्योंकि यहाँ पे तंगण नामक जाति जो है निवास करती थी। तंगण के साथ यहाँ पे नाग, आपको स्पष्टतः पता होगा कि
शायद ही उत्तराखंड का कोई ऐसा गांव होगा जहां पे नाग देवता की पूजा नहीं की जाती है। तो नाग जाति का भी यहाँ पे किसी समय वर्चस्व हो रहा था, यहाँ से परिकल्पना की जाती है। नागों के अलावा हूण, ये सारे जो थे ये उत्तराखंड के आदिम निवासी माने गए हैं। यानी सबसे पहले उत्तराखंड में ये जो जातियां हैं ये निवास करती थी। लेकिन यहाँ पे राजनीतिक शक्तियों की अगर हम बात करें तो राजनीतिक शक्तियाँ बिल्कुल अलग हैं। ये आदिम निवासी थे, यहाँ पे इनमें कोई राजनीतिक शक्ति स्पष्टतः हमें प्राप्त नहीं होती है। लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे जब सभ्यता का प्रचार प्रसार हुआ तो उत्तराखंड में भी राजनीतिक शक्ति ने जन्म लिया। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड की राजनीतिक शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। राजनीतिक शक्तियों की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तराखंड में या उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में राज करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी। तो उत्तराखंड के क्षेत्र में प्रथम जो राजनीतिक शक्ति जो उल्लेखित की गई है वो है कुणिद। कुणिद शासक प्रथम राजनीतिक शक्तियों के रूप में जाने जाते हैं जिसने उत्तराखंड के इस क्षेत्र में शासन किया था। कुणिद वंश ऐसा पहला वंश भी है जिसकी जानकारी हमें खुद इनके चलाए गए सिक्कों कोइंस के द्वारा मिलती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि सबसे प्राचीन मुद्राएं, सबसे प्राचीन सिक्के किस वंश के हैं, वो कुणिद शासकों के हैं। 3 अलग अलग प्रकार के इन्होंने जो है अपनी मुद्राएं चलाई। तीनों का वर्णन हम आगे विस्तृत इतिहास में करेंगे। तो पहला वंश भी जिसके हमें मुद्राएं प्राप्त हुई हैं वो है कुणिद। मुद्राओं के आधार पर तथा जो सामग्री जो साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर देखें तो जो ये कुणिद राजवंश था, पहला राजनीतिक शक्ति, इस कुणिद राजवंश की जो सीमा थी वो हिमालय, उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में बहेड़ तक, पूर्व में कर्नाली नदी घाटी से लेकर के पश्चिम में टोंस नदी घाटी तक इनका क्षेत्र था। यानी कुणिदों का जो शासन इन्होंने लगभग पूरे उत्तराखंड क्षेत्र गढ़वाल और कुमाऊं में किया। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गढ़वाल और कुमाऊं अलग अलग क्षेत्र में ना होकर के एक ही राजवंश के द्वारा क्या किया गया है, कुणिद शासकों के द्वारा शासित किया गया है। कुणिदों के बाद अगर हम चलें तो दूसरी राजनीतिक शक्ति जो हमें प्राप्त होती है वो है पौरव वंश। पौरव वंश के हमारे पास ज़्यादा साक्ष्य नहीं है, लेकिन जो भी साक्ष्य हमें प्राप्त हैं वहाँ पे पता चला है कि पौरव वंश की राजधानी ब्रह्मापुर थी। कुणिदों की अगर हम बात करें, देखिए ये यहाँ पे राज्य था। कुणिदों को ही शत्रुघ्न राज्य भी कहा गया है। कुणिद शासकों को शत्रुघ्न भी कहा गया है। उसका कारण क्या था कि इनका शासन का जो मध्य था वहाँ पे सुग्न नगर था। सुग्न नगर आज के समय में माना जाता है कालसी को। सुग्न नगर पुराना नाम है किसका, कालसी का। तो अगर हम देखें तो कुणिद शासक शत्रुघ्न कहला रहे हैं क्योंकि इनकी जो क्षेत्र है उसका मध्य क्या है, सुग्न नगर। कुणिदों की जो पहली राजधानी थी वो कालकूट थी। कुणिदों की पहली राजधानी कालकूट थी। कालकूट से एक शासक हमें मिलता है राजा सुबाहु, और राजा सुबाहु का वर्णन महाभारत में भी है कि राजा सुबाहु ने पांडवों की तरफ से जो है महाभारत का युद्ध लड़ा था। राजा सुबाहु के बाद एक दूसरा यहाँ पे राजा आता है विराट। राजा विराट अपनी राजधानी ले जाता है विराटगढ़ी। यानी इनकी दूसरी जो राजधानी थी वो विराटगढ़ी या सुग्ननगर, या आधुनिक नाम की अगर हम बात करें तो कालसी इनकी राजधानी, दूसरी राजधानी हुआ करती थी। दूसरी तरफ पौरव वंश की अगर हम बात करें तो इनकी राजधानी का जो हमें पता चला है वो ब्रह्मपुर है। लेकिन ब्रह्मपुर एग्जैक्टली है कहाँ, यहाँ पे इतिहासकार एक मत नहीं है। हर किसी ने अपना अलग अलग मत दिया है। यानी अभी तक हम एग्जैक्टली कह नहीं सकते हैं कि ब्रह्मपुर कौन सा क्षेत्र था। लेकिन सर्वाधिक जो मान्यता है वो जोशीमठ और उसके आसपास के क्षेत्र को, या कत्यूर घाटी को, या तो जोशीमठ और आसपास का क्षेत्र या तो कत्यूर घाटी को जो है ब्रह्मपुर कहा गया है। ब्रह्मपुर की जो उपमा है वो इंद्र की नगरी से की गई है। यानी इतना सुंदर नगर था, इसे कहा गया इंद्र की नगरी।
और पौरव वंश की जो ये राजधानी है, और इस वंश का उल्लेख प्रसिद्ध चीनी यात्री वैनसांग ने अपने जो यात्रा वर्णन उनका है सी यू की में भी जो है उन्होंने इस क्षेत्र का वर्णन किया है। लेकिन अगेन मैं आपको बता दूं कि ये डाउटफुल है कि ब्रह्मपुर एग्जैक्टली आज का कौन सा स्थान है। जैसे हम बात करें सुगधनगर कौन सा स्थान है, या हम बात करें कालकूट कौन सा क्षेत्र है, तो यानी कालकूट है आज का श्रीनगर। कुणिदों की पहली राजधानी आज के श्रीनगर में थी कालकूट के नाम से, और दूसरी राजधानी सुगधनगर या विराटगढ़ी थी, वो क्षेत्र को आज के समय में जाना जाता है कालसी के नाम से। तो यहाँ पे हम देखें ब्रह्मपुर का हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं है। तो पौरव वंश की हमें जानकारी मिलती है, पौरव वंश की राजधानी ब्रह्मपुर थी। सी यू की में यात्री वैनसांग ने भी इसका वर्णन किया है, और इंद्र की नगरी की इसे जो है उपमा दी गई है। पौरव वंश के बाद अगर हम चलें तो एक और वंश देवप्रयाग के पास हमें मिलता है, वो है पलेठी वंश। देवप्रयाग के पास पलेठी गांव है। पलेठी गांव में हमें सूर्य मंदिर मिले हैं, 2 वहाँ पे मंदिर मिले हैं। उनमें से एक मंदिर अभी सुरक्षित है, दूसरा जो है काफ़ी कुछ टूट चुका है। तो ये पलेठी जो जगह है, यहाँ पे एक वंश की हमें जानकारी मिली है, वो है पलेठी का वर्मन वंश, या पलेठी वंश भी इसे कई जगह कहा गया है, बट पलेठी का वर्मन वंश था जिन्होंने देवप्रयाग के आसपास वाले क्षेत्र में जो है शासन किया था। अब ये इन्होंने किस तरीके से किया, क्या था, अगेन वो सारी डिटेल हम जानेंगे जब हम विस्तृत इतिहास की बात करेंगे। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला ऐसा वंश जिसने उत्तराखंड में बहुत लंबे समय तक शासन किया, जिसका जो है उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, वो है कार्तिकेयपुर। कार्तिकेयपुरी या इसे कहा जाता है कत्यूरी। कार्तिकेयपुरी और कत्यूरी जो ये शासक थे, कार्तिकेयपुरी और कत्यूरी जो ये शासक थे, इन्होंने भी पूरे उत्तराखंड पे शासन किया था। यानी इनके अधिकार क्षेत्र में भी गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जो है एक ही थे, अलग अलग प्रशासनिक इकाई नहीं थी। तो कार्तिकेयपुरी और कत्यूरी इतना इम्पोर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के इतिहास में कि इतिहासकार राहुल ने इसको उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश की संज्ञा दी है। प्रथम ऐतिहासिक राजवंश। अगेन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी है? प्रथम राजनीतिक शक्ति है कुणिद वंश। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा है, तो उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है कार्तिकेयपुरी या कत्यूरी। या आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए उत्तराखंड के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण, प्राचीन समय में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति कौन सी थी जिसका महत्वपूर्ण स्थान है, तो वो भी है कार्तिकेयपुरी या कत्यूरी राजवंश। कार्तिकेयपुरी राजवंश का नाम कार्तिकेयपुरी क्यों पड़ा? तो इतिहासकारों ने यहाँ पे माना है क्योंकि इनकी पहली राजधानी थी कार्तिकेयपुर। इनकी पहली राजधानी थी कार्तिकेयपुर, और कार्तिकेयपुर जो राजधानी थी वो आधुनिक है जोशीमठ। वो आधुनिक है जोशीमठ। देखिए उत्तराखंड के टॉपिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक एग्ज़ाम में आपके पास एक क्वेश्चन होता है कि इसका आधुनिक नाम क्या है या इस क्षेत्र का पुराना नाम क्या था। हम उसे अलग से याद करते हैं एक चैप्टर बना करके, ऐसा ना करें। इसके बजाय इतिहास में ही अगर हम पढ़ लें, मैंने आपको कितने सारे पुराने नाम बता दिए, कालकूट बता दिया श्रीनगर का, सुगधनगर बता दिया, विराटगढ़ी बता दिया कालसी का, यहाँ पे ब्रह्मपुर हो गया, यहाँ पे मैंने कार्तिकेयपुर बता दिया, जोशीमठ, भृंगतुंग मैंने आपको बताया था, मायापुर, माया क्षेत्र मैंने आपको बताया था हरिद्वार का। तो यहीं पर अगर हम इन्हें याद कर लें तो वो टॉपिक हमें अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलें, कार्तिकेयपुरी इस वंश का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इनकी राजधानी थी कार्तिकेयपुर। यहाँ पे भी ध्यान रखिए, काफ़ी इतिहासकार, क्योंकि विवादित है, कार्तिकेयपुरी को और कत्यूरी को अलग अलग कहते हैं, लेकिन अगर देखा जाए सभी इतिहासकारों को मिलजुल कर पढ़ा जाए तो यही धारणा निकलती है कि कार्तिकेयपुरी और कत्यूरी एक ही राजवंश था जिसके अलग अलग परिवारों ने जो है उत्तराखंड में शासन किया था, क्योंकि यही राजवंश बाद में जो है अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाता है। वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा और बहुत डिटेल से बताऊंगा जब हम जो है विस्तृत इतिहास पढ़ेंगे।
तो पहली राजधानी थी इनकी कार्तिकेयपुर, जोशीमठ। यहाँ से इन्होंने अपनी राजधानी हस्तांतरित की और दूसरी राजधानी इन्होंने बनाई बैजनाथ घाटी। बैजनाथ है आपका कत्यूर घाटी। तो अगेन कत्यूरी भी नाम क्यों पड़ रहा है, क्योंकि कत्यूर घाटी में इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाई बैजनाथ को। तो इस राजवंश की दो राजधानी थी, कार्तिकेयपुर और बैजनाथ। कार्तिकेयपुर आधुनिक नाम हो गया, का आधुनिक नाम है जोशीमठ, और बैजनाथ था कत्यूर घाटी में। ये जब बैजनाथ से शासन कर रहे थे, जब ये बैजनाथ से शासन कर रहे थे तो ये अपने चरम पर नहीं थे। चरम पर ना होने के कारण जो इनके छोटे छोटे सामंत राजा थे उन्हें जो है खुलने का मौका मिला और उन्होंने इनके साथ विद्रोह भी किया। अंत में अगर मैं कहूँ कार्तिकेयपुरी या कत्यूरी राजवंश का क्या हुआ, तो कार्तिकेयपुरी और कत्यूरी राजवंश बाद में 7 छोटी छोटी शाखाओं में बंट गया। यानी आप देखिए कार्तिकेयपुरी और कत्यूरी जब अपने पीक पे था, चरम पे था, तो इसने पूरे उत्तराखंड पे शासन किया। इसके बाद इन्होंने जब अपनी राजधानी बैजनाथ कत्यूर घाटी स्थापित की तो इन्होंने गढ़वाल वाला क्षेत्र धीरे धीरे इनके हाथ से निकलने लगा। यहाँ जो है इनके खिलाफ विद्रोह भी होने लगे और बाद में कुमाऊं वाला क्षेत्र भी इनके हाथ से निकलने लगा और दूसरी शाखा जो हुई इनकी वो 7 छोटी छोटी शाखाओं में बंट गई, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट था आपका अस्कोट, पाली। अगर मैं बात करूं अस्कोट, पाली, डोटी, इन 7 छोटी छोटी शाखाओं में जो है कत्यूरी राजवंश बट गया। यानी 7 शाखाओं का आप मीनिंग क्या समझें कि एक ही परिवार से अलग अलग फैमिलीज़ ने अलग अलग जगह से शासन करना शुरू कर दिया। यानी वो एक साथ एकत्र ना होकर के 7 अलग अलग गुटों में बट गए। 7 शाखाएं जो थी वो सबसे इम्पोर्टेंट डोटी, पाली, अस्कोट, द्वारहाट, बारामंडल, कत्यूर और सुई। यहाँ पे देखिए गढ़वाल क्षेत्र में एक भी शाखा इनकी नहीं थी। सारे की सारी जो शाखाएं हैं, 7 शाखाएं ये हैं इनका आपका कुमाऊं के क्षेत्र में। अस्कोट हो गया आपका पिथौरागढ़ के पास का क्षेत्र, डोटी हो गया आपका उसी तरफ का क्षेत्र, द्वारहाट, बारामंडल और कत्यूर हो गया आपका अल्मोड़ा वाला क्षेत्र, सुई हो गया आपका जो है काली कुमाऊं यानी चंपावत के आसपास वाला क्षेत्र। तो ये राजवंश धीरे धीरे जो है खत्म होने की कगार पे आया और अंत में 7 छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ गया। लगभग 1500 शताब्दी तक, 1500 सेंचुरी तक इनका थोड़ा बहुत वर्चस्व रहा, लेकिन 1100 1200 ऑनवर्ड्स 2 और बड़े राजवंश यहाँ पे उत्पन्न हुए। वो 2 राजवंश कौन थे और कैसे बने, चलिए देखते हैं।